हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी जनरल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है और ये इलेक्ट्रिकल का टॉपिक चल रहा है। टॉपिक वाइज करा रहे हैं हम, ठीक है। और इसमें हम इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन लेके चल रहा है। अभी 2-3 दिन में इलेक्ट्रिकल का टॉपिक वाइज क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो मैकेनिकल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज। दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जो फोर्स लगता है वो F इक्वल्स टू होता है म्यू क्यू एम वन क्यू एम टू, म्यू क्यू एम वन क्यू एम टू डिवाइडेड बाई 4 पाई r² होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्यू एम वन होगा, क्यू एम टू होगा, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू है, म्यू क्या है आपका? परमिएबिलिटी है। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी है, ठीक है। और आर क्या है? आर आपका सेपरेशन डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है, ठीक है, सेपरेशन है। तो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका याद रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए होता क्या है कि हमको सब टाइप का क्वेश्चन कराना है, ठीक है। जितना भी टॉपिक है सब हम कवर करा रहे हैं, तो आप सब देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना इनफ है एग्जाम के लिए जो भी हम करा रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उससे रिलेटेड हम टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो भी हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं बस छोड़ दे रहे हैं। लाइक करिए, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करिए और शेयर करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, वेयर E इक्वल्स टू EMF ऑफ ए कॉइल, I करंट थ्रू द कॉइल, T इक्वल्स टू टाइम, L रिप्रेजेंट, L क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो इंड्यूस्ड EMF होता है E इक्वल्स टू, वो क्या होता है? L डी आई बाई डी टी होगा, ठीक है। L डी आई बाई डी टी होगा। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस्ड जो होगा वो क्या होगा? E होगा। और यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा, जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? L होगा, ठीक है। और जो चेंज इन करंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो क्या होगा? DEI बाई डी टी होगा, ठीक है। और जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस L है वो क्या है? कॉइल का प्रॉपर्टी है, जो कि इंड्यूस्ड EMF जो प्रोड्यूस होता है कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण या फिर करंट के कारण, उसी को क्या करता है? ये अपोज करता है। जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेल्फ इंडक्टेंस जो हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आप लिख लीजिए। L जो होता है ये एक क्या है? प्रॉपर्टी है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, इज द प्रॉपर्टी ऑफ a coil that opposes the induced EMF, that opposes the induced EMF produced in the coil due to change in the magnetic flux, due to change in the magnetic flux or current associated with the coil। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है।
अगर आपका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो अगर बढ़ेगा तो जो डिले होगा करंट फ्लो होने में वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फॉर पारामैग्नेटिक मटेरियल, पारामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, पारामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज कोडेड फ्री बट जनरली लेस देन 1, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली मोर देन 1, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बोथ 1 एंड 2 होगा, ठीक है, बोथ 1 एंड 2 होगा। इसका थ्योरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका थ्योरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आपका यहाँ पे हम इस ये वाला लेक्चर में हम बता चुके हैं। देखिए ये वाला लेक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आपको बताए थे ये, ठीक है। डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है ये चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण दर्शाने लगते हैं, ठीक है। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में आपका गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, बिस्मथ आ जाएगा, एंटीमनी आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, क्वार्टज आ जाएगा और हाइड्रोजन आ जाएगा। जो आपका मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है B/H होता है, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होता है वो B/H होता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगा वो लेस देन 1 होगा, ध्यान रखिएगा, लेस देन 1 होगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी का वैल्यू इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें डायमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक होता है, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक होता है। तो पारामैग्नेटिक होता है अणु चुंबकीय, यह चुंबक के प्रति कम आकर्षित होता है, ठीक है। द पारामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच when kept in a strong magnetic field becomes weakly magnetized in the same sense as the external field। इसमें आपका प्लेटिनम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। इसमें जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक का, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड बाय रिलेटिवली वीकर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर इसको कम भी मैग्नेट मिलेगा तो ये जल्दी क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, मतलब जाके चपक जाएगा उसमें। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब क्या होगा, चुंबक के प्रति अधिक आकर्षित होता है, लौह चुंबकीय जिसको भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। मतलब फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा आपका मैग्नेटिक परमिबिलिटी, पारामैग्नेटिक में बड़ा होगा लेकिन फेरो से कम होगा, ठीक है। ये आपका पारामैग्नेटिक है, ठीक है, चुंबक के प्रति कम आकर्षित होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। और इसमें अगर इसमें क्या होगा, ये चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण दर्शाने लगते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू बी भाई इसमें लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के बारे में बात हो रहा है। तो सस्पेक्टिबिलिटी का बात देखा जाए तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो सस्पेक्टिबिलिटी होता है वो स्मॉल एंड निगेटिव होता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में। पारामैग्नेटिक में स्मॉल होगा एंड पॉजिटिव होगा, और फेरोमैग्नेटिक में वेरी लार्ज होगा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में जो ये होगा आपका सस्पेक्टिबिलिटी होगा, रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें तो इसमें लार्ज होगा, इसमें आपका स्मॉलर नंबर होगा, इसमें पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा, ठीक है। और व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक, ये सब चीज़ देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन पे अपना आते हैं कि क्या क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन क्या था अपना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन मेरा ये था, ठीक है। क्वेश्चन मेरा जो था वो ये था, मैग्नेटिक परफॉर्मेंस पारामैग्नेटिक मटेरियल, पारामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा बट लेस देन 1 होगा, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगा वो स्लाइटली मोर देन 1 होगा। जबकि फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। अभी हम जस्ट बताए ना आपको म्यू का वैल्यू क्या होगा, ये याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा फेरोमैग्नेटिक में। पारामैग्नेटिक में स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा, और आपका जो एक और है डाई मैग्नेटिक उसमें म्यू का वैल्यू लेस देन 1 होगा।
और सस्पेक्टेबिलिटी पॉजिटिव होगा बट जनरली लेस देन 1 होगा। इसमें सस्पेक्टेबिलिटी क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, सस्पेक्टेबिलिटी लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 होगा। इससे पहले हम बताए थे आपका प्रैक्टिस सेट 3 ऐसे तो 6-7 के करीब में होगा आपका पूरा का पूरा, प्रैक्टिस सेट 7 के करीब में होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और टोरोडाइल कॉइल हैज 100 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल इज इक्वल्स टू, जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है कॉइल के द्वारा उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है N × I होता है। N होता है आपका 100, I होता है 0.5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 50 एम्पियर टर्न्स हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 50 एम्पियर टर्न्स हो जाएगा। एमएमएफ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 50 एम्पियर टर्न्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ईडू करंट, ठीक है, तो ईडू करंट के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, तो डायरेक्शन ऑफ ईडू करंट कैन बी फाउंड बाय लेंज लॉ, ठीक है, ये आपका सही है। जो ईडू करंट का डायरेक्शन होता है ये जो है ये आपका लेंज लॉ से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ईडू करंट कॉजेज वेस्टेज ऑफ पावर, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्या दे रहा है, ईडू करंट लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मटेरियल व्हिच हैव लो हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1 and 2 इज ट्रू, ओनली 1 and 2 इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ईडू करंट होता है आई होता है, ये क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। E/R पढ़े हैं ना, उसी तरह का E/R हो जाएगा यहाँ पे। E इक्वल्स टू क्या होता है -d∅/dt होता है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पुट करिएगा तो -d∅/dt डिवाइडेड बाई R होता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा करंट हो जाएगा, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट के अबाउट में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, द लीकेज कोएफिशिएंट इन मैग्नेटिक सर्किट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द लीकेज कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड टू द यूजफुल फ्लक्स सेटअप इन द एयर गैप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये भी आपका ऑप्शन सही है। लीकेज फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द पर्टिकुलरली इंटेंडेड पाथ इन मैग्नेटिक सर्किट, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सभी ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होगा, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप इसी से याद रखिए लीकेज कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये सही है। लीकेज कोएफिशिएंट होता क्या है, रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस टू द यूजफुल फ्लक्स सेटअप इन द एयर गैप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये आपका लीकेज कोएफिशिएंट होता है। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द पर्टिकुलरली इंटेंडेड पाथ इन अ मैग्नेटिक सर्किट, उसको हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, तो इसका नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट होता है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है, फ्लक्स इज एनालॉगस टू पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, परमियंस इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस, परमेबिलिटी इज एनालॉगस टू परमिटिविटी। अब देखिए हम यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बनाते हैं, इसमें हम लिख दिए मैग्नेटिक सर्किट, इसमें हम लिख दिए मैग्नेटिक सर्किट, और इधर लिख दिए हम क्या इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इधर हम क्या लिख दिए इलेक्ट्रिक सर्किट लिख दिए। अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, और इसमें क्या होता है करंट जनरेट होता है, करंट बहा, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है परमियंस होता है, मेजर करने के लिए परमियंस होता है, परमियंस होता है, और इसमें क्या होता है कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कंडक्टेंस होता है, इसमें आपका रिलक्टेंस होता है, इसमें क्या होता है रिलक्टेंस होता है, इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपका करंट को अपोज करता है वो आपका रेजिस्टेंस होता है, इसमें रिलक्टेंस होता है।
इसमें आपका क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका फ्लक्स डेंसिटी होगा, इसमें आपका मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स डेंसिटी होगा, इसमें क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा, इसमें क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा, ठीक है। इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसमें आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, एमएमएफ फोर्स होता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ होता है, जिसको कि वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स जनरेट होता है, इसमें करंट, इसमें परमियंस होता है, इसमें कंडक्टेंस होता है, इसमें रिलक्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, परमिबिलिटी होगा, कंडक्टिविटी होगा, फ्लक्स डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें एमएमएफ होगा, इसमें ईएमएफ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो परमियंस होगा वो कंडक्टेंस के बराबर होगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम लोग किसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ये करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस। उसी तरह जो रिलक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो पाथ होता है उसको अपोज करता है, रिलक्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसी से। इतना हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is induced EMF in a conductor with a length 2 meters moving at a right angle to the magnetic field having a flux density of 3 Weber per meter square at a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, EMF इंड्यूस्ड पूछ रहा है, तो EMF इंड्यूस्ड E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू बी एल बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो बी की जगह पे क्या होगा, बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना हो जाएगा, 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एल की जगह पे लेंथ 2 मीटर, वेलोसिटी 40, ठीक है। और जो आपका थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 240 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ई का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 240 वोल्ट आएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 240 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको 3 टर्म के बारे में बताते हैं। एक हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है, एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है दैट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लिख लीजिए यहाँ पे, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगा, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी is a dimensionless number proportionality constant that indicates the degree of magnetization of a material in response to
एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, वो हो जाएगा। मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आई बाई एच होता है। ठीक है, इंटेंसिटी बाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, और आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, डाई मैग्नेटिक, अगर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो उसमें मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेके जीरो तक होता है, -1 से लेकर 0 तक होता है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेके सम कांस्टेंट होता है, सम कांस्टेंट वैल्यू तक होता है। और उसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक का, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। ये आपका डाई मैग्नेटिक, ये आपका पैरामैग्नेटिक, ये आपका क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। ये सस्पेक्टिबिलिटी का वैल्यू हो जाता है। क्लियर है। मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो होता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच। बी जो होगा आपका रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है, बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक रिलक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी जो होता है उसी को हम मैग्नेटिक रिलक्टिविटी बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप लोग, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो होगा आपका फैराडे पर मीटर होता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो यूनिट होगा वो होता है आपका फैराडे पर मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। ई नॉट से इसको हम डिनोट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर होता है। ठीक है, 8.82, ठीक है, फैराडे पर मीटर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का सिंबल क्या हो जाएगा, तो इसको हम जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे करंट का बात करें तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, उसी तरह हम बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करें तो इसका जो सिंपल होता है पाई होता है, इसको हम वेबर से डिनोट करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी का अगर हम बात करें, फ्लक्स डेंसिटी का अगर हम बात करें तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं। इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा डी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम बात करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा ई और इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का अगर हम बात करें तो इसको हम एच से या फिर आई से डिनोट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 80 पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, चार्ज का अगर हम बात करें, चार्ज का तो इसका क्यू से हो जाएगा और इसका सी पर मीटर स्क्वायर से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो इसको हम एसआई से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो सी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट डेंसिटी करंट बाई एरिया हो जाएगा। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा,
करंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट बाई एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, when the area of parallel plate capacitor increases by 7 times and separation between both the plates decreases by 7 times, then the capacitance of the parallel plate capacitor becomes, ठीक है। तो आपको पता है कि सपोज दैट ये अगर दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, ये 12th के सब, या ये सारा चीज़ जो है आपको लूसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक साइंस का पढ़ना है, अभी हम कराने वाले हैं उसका, ठीक है। तो आप उसको देखिए, उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्लियर होगा। कैपेसिटेंस जो होता है आपका, यहाँ पे सपोज दैट एक चार्ज है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके बीच में जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, इसका एरिया A है, ठीक है। तो आप अगर इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इपल्सन नॉट A बाई D होगा, ठीक है। C जो होगा वो क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, A होगा आपका एरिया ऑफ टू प्लेट्स, और आपका इपल्सन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। D क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का यूनिट होगा वो तो फैराडे होगा, कैपेसिटेंस जो होगा वो फैराडे सिंबल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो ए डैश है वो 1/, जो आपका एरिया है, इवन द एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीजेज बाई 7 टाइम्स ऑफ 7 है, और जो डी डैश है वो है आपका 1/7d है। तो यहाँ से अगर आप सी डैश निकालते हैं तो कितना आएगा, इपल्सन नॉट के जगह पे हम इपल्सन नॉट रख दिए, एरिया के जगह पे हम 7a रख दिए, और आपका डी के जगह पे 1/d/7 रख दिए। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 49 E0 a/d आएगा, ठीक है। 49 E0 a/d आएगा वैल्यू। तो 49 E0/8 तो 49 टाइम्स हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि दो पैरेलल प्लेट की आप 12th में भी पढ़े होंगे, अगर आप 12th का आप पढ़े होंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल्स टू इपल्सन नॉट a/d होता है, ठीक है। इपल्सन नॉट a/d, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ टू प्लेट्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, D आपका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा। तो ये फार्मूला सब लगाइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका होता है डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल्स टू रो, और इंटीग्रल ऑफ D डॉट NDS इक्वल्स टू Q होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो रो होगा आपका वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो DS होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल डिफरेंशियल एरिया हो जाएगा। Q जो हो जाएगा आपका चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, potential on the surface of charged hollow metal sphere having a diameter of 20 centimeter is 15 volt. Find the potential at a distance of 8 centimeter from the center of the sphere. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट R इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर पे
क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। ठीक है, रेडियस जो दिया हुआ है आपका स्फीयर का वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 वोल्ट दिया हुआ है, तो जो वोल्टेज आपका इनसाइड द स्फीयर होगा वही वोल्टेज क्या होगा, सरफेस पर भी होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कूलॉम्ब्स लॉ इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए कूलॉम्ब्स लॉ क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 12th में आप पढ़े होंगे। तो कूलॉम्ब्स लॉ क्या बोलता है, इसके बाद आप खुद ब खुद उसका आंसर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बता देते हैं। कूलॉम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम साइंस जो है आपको पूरी तरह से लूसेंट का साइंस आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, लूसेंट का साइंस का ऑब्जेक्टिव और पूरा साइंस भी कराने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो ये जो लॉ है ये क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कूलम्ब्स लॉ, इट स्टेट्स दैट, लिखिए आप यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन between two stationary point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the straight line joining the two charges। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, Q1 चार्ज है, ये आपका यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये दोनों के बीच में Q2 है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दो अगर अपोजिट चार्जेज है तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो R है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 का, और F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आपका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये होगा F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो K होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा K का वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेज एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट सूजन, उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। अब आइए हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कूलम्ब्स लॉ इज करेक्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। It accounts for forces that binds atom and molecules to form a solids and liquid।
ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये भी सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय कूलम्स लॉ कैन बी आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, अगर सेम चार्ज ऑफ पार्टिकल रहेगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज ऑफ पार्टिकल्स रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटर प्रीफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। तो हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए आपका कौन सा कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर होता है। ठीक है, क्लियर है। ये आपका जो माइका कैपेसिटर है ये आप रेजोनेंस सर्किट में यूज करते हैं, कपलिंग सर्किट में यूज करते हैं, टाइम कांस्टेंट सर्किट में यूज करते हैं, केबल टीवी एम्पलीफायर में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब में यूज होता है आपका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन ए सुपर कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन अ सुपर कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो बोथ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फील्ड है, और इसका जो डेंसिटी है वो क्या है, वेक्टर फील्ड है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, स्केलर और वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, और डेंसिटी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम अगर डी से डिनोट करते हैं तो इसका वैल्यू होता है ई, और ई होता है, ये आपका वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है is a vector quantity because it is simply the product of the vector quantity electric field and scalar quantity permittivity of the medium। ये आपका permittivity हो गया, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करें तो फाई जो होता है ये क्या होता है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एन एरिया ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। ये आपका डॉट प्रोडक्ट होता है ई डॉट ए का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और द परपेंडिकुलर डिफरेंशियल एरिया का आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको अगर डॉट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं तो ये cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, SI यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो जाता है। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट होगा, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो आपका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्केलर और वेक्टर हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थोड़ा सा आपको नया लगा होगा ये टॉपिक, लेकिन जितना बताया है उतना ही पढ़िएगा, इससे ज़्यादा आप डीप में मत जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जरूर से एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बातें होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।